हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमी करंट अफेयर्स। इसमें हम द हिंदू में जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज हम 3 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट वन है ये है WPI से रिलेटेड। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो थोड़ा सा ठीक हो गया है, पहले से थोड़ा कम हो गया है। सेकेंड न्यूज है अपनी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है रोस्टेल जो स्कीम है, ये जो गारमेंट्स से टेक्सटाइल से रिलेटेड स्कीम है, इससे रिलेटेड देखेंगे। थर्ड है ये RBI और मास्टर कार्ड से रिलेटेड इशू है ना। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि जो WPI है, WPI इन जून मार्जिनली इजी टू 12.07%। कि जो WPI है वो पहले 12.9% था, अब वो 12% के पास हो गया है, मतलब पहले से कम हो गया है ना। तो मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, इन्फ्लेशन जो उसमें हाई है अभी, तो ऑलमोस्ट हम एवरीडे अभी इन्फ्लेशन से रिलेटेड ही न्यूज़ डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्रेजेंटली इन्फ्लेशन हाई है तो उससे रिलेटेड ही न्यूज़ आती हैं। तो हम ये देख लेते हैं जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है ये है क्या, मतलब थोड़ा सा, उसके बाद हम न्यूज़ देखेंगे। तो इसका जो बेस ईयर है 2011-12 है। ये सिर्फ गुड्स को कवर करता है, सर्विसेज को कवर नहीं करता, ओनली गुड्स कवर करता है। एंड गुड्स फॉर बल्क सेल होती हैं इसमें, है ना, कि जो होलसेल है उसके बाद रिटेलर के पास जाएंगी। तो यहाँ पे जो कवर होती हैं वो गुड्स फॉर बल्क सेल वाली होती हैं, सिर्फ गुड्स होती हैं, सर्विसेज नहीं है। और पब्लिश कौन करता है? पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है। कैटेगरी है इसमें, मेन 3 कैटेगरियाँ हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की, प्राइमरी आर्टिकल्स की, फ्यूल एंड पावर, है ना। तो अभी इन्फ्लेशन फ्यूल एंड पावर में चल रहा है, तो ये कैटेगरी भी याद रखनी है। कभी ऑप्शन में आ जाए गलती से, मतलब UPSC दे दे कि कौन कौन सी कैटेगरी है कौन सी नहीं है। तो 3 है मेजर कैटेगरी, मैन्युफैक्चर्ड, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर। और इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करता है ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस तब इंक्लूड होते हैं जब मार्केट में चीज़ आ जाती है। WPI में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते हैं। एंड नहीं ये वो प्रोडक्ट इंक्लूड करता है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड नहीं करता, इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी नहीं करता, सिर्फ गुड्स को करता है, सर्विसेज को नहीं करता है। एंड ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये पब्लिश करते हैं, मंथली पब्लिश होता है। ओके। एंड जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें याद रखना है कि वो NSO करता है, और जो किसके अंदर है? MOSPI के अंदर है। NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो हम सोचें कि WPI और CPI एक ही मिनिस्ट्री के अंदर होंगे क्योंकि एक जैसे लगते हैं, है ना। तो याद रखना है WPI मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर जाता है, बट CPI जो कंज्यूमर वाला है वो MOSPI के अंदर है ना। आप स्टार्ट देखते हैं न्यूज़ अपनी। WPI है, गवर्नमेंट ने यही बोला है कि जो WPI का अभी हाई है, मतलब हम देखें तो WPI का मतलब इन्फ्लेशन में हाई है। तो हाई रेट जो इन्फ्लेशन है वो किस वजह से है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग? कि एक तो लो बेस इफेक्ट है ना, पिछली बार कम था, तो उसके ऊपर अगर एकदम से अभी जितना भी जाएगा तो हम एकदम ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा, है ना, बेस कम था पिछली बार। दूसरा जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो हाई हो गए हैं, सबको पता है कि फ्यूल प्राइसेस हाई हैं अभी, पेट्रोल डीजल, है ना, और सबके हाई हैं प्राइसेस। दूसरा फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके भी हाई हैं, फूड प्रोडक्ट्स में महंगे हैं अभी। और जो बेसिक मटेरियल हैं, मेटल्स हैं, रॉ मटेरियल है, जैसे आयरन है, कॉपर है, स्टील है, मतलब ये जो रॉ मटेरियल है, अगर हम बाहर से परचेज कर रहे हैं तो भी महंगा है, इंडिया में भी है ना। तो ये जो इससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो रॉ मटेरियल भी महंगा है, फूड प्रोडक्ट्स भी महंगे हैं, फ्यूल प्राइसेस है इस वजह से। और इसमें जो WPI में जो फ्यूल एंड पावर का इंडिकेटर होता है एक, है ना, उसमें इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो मतलब अपने आप ही वो इंडेक्स ऊपर चला गया। दूसरा यही कि कोर इन्फ्लेशन है वो भी थोड़ा राइज हुआ है, मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि फ्यूल और फूड ही ज़्यादा है, मतलब जहाँ पे फ्यूल फूड और सारा इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है वो होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। बट कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? एक्सेप्ट फ्यूल एंड फूड, है ना, दोनों एफ को हटा देंगे, फ्यूल को भी हटा देंगे, फूड को भी, तो कोर इन्फ्लेशन आएगा जो काइंड ऑफ स्टेबल होता है, ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता है कोर। बट कोर भी ज़्यादा है, मतलब अभी अब कंटिन्यू अगर रहेगा तो थोड़ा सा राइज करेगा ना, कोर भी थोड़ा राइज किया है। रिस्क क्या है अभी? मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो क्या रिस्क होगा? रिस्क यही है, एक तो कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, है ना, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, फ्यूल की बढ़ रही है, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी यूनिट्स हैं वो प्रोडक्शन करेंगी तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। और इससे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, है ना, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जैसे बड़ा कोई बिजनेस है वो तो फिर भी मतलब उसको अपने मतलब देख लेगा, कॉस्ट को मैनेज कर लेगा, है ना। बट जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनका मार्जिन भी कम रहता है, तो उनके लिए मतलब अफेक्ट ज़्यादा जल्दी होते हैं वो। दूसरा पेंडेमिक तो है ही, कब कब से पेंडेमिक चल रहा है ना, कोविड की वजह से। एंड जो वर्किंग कैपिटल कॉस्ट है वो भी बढ़ गई है उनकी, और पेंडेमिक हो गया है तो, और दूसरा रॉ मटेरियल ये सब कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो पूरी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। उसका जो स्पिल और इफेक्ट होगा वो रिटेल इन्फ्लेशन पे होगा। अब वही बात है ना कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी,
है ना। और मतलब चलो वो अपना मार्जिन कम भी रख लेंगे तो भी मतलब पास ऑन तो करेंगे ना इतना कॉस्ट को, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी और रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और उसके बाद क्या होगा, उसका इफेक्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसी पे, फिर आरबीआई कोई स्टेप लेगा, है ना। तो जो इन्फ्लेशन होता है वो हमें डोमेस्टिकली लोकली भी हमें अफेक्ट करता है और ग्लोबली भी। ग्लोबली कैसे, ग्लोबली यही कि हमें कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना होता है, अगर वो हमारे यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होगी, यहाँ महंगा बना, तो इस वजह से हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है अदर कंट्रीज़ के साथ, हमें कॉम्पिटिशन करना पड़ता है उसी प्रोडक्ट को बाहर बेचने के लिए। तो अगर मान लो दूसरी कोई कंट्री है वो सस्ते में बेच रही है तो हमारा महंगा कैसे बिकेगा, तो हमारा इंटरनेशनल भी हमारा इफेक्ट हो गया, है ना। ये हमारी पहले न्यूज़ थी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो थोड़ा कम हुआ है। ओके, हमने पूरा फंडा भी समझ लिया इसका क्या है। अगली न्यूज़ है अपनी सेकंड न्यूज़ है कि कैबिनेट अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन ऑफ रोस्टेल, मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ इसको, रोस्टेल, ROSCTL। ये क्या है, ये स्कीम है रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सीज एंड लेवीज, है ना। तो ये क्या है, रिबेट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सीज एंड लेवीज स्कीम है ये। और जो ये मतलब यही होता है कि जो स्टेट और सेंट्रल, जो सेंटर है दोनों टैक्स लगाते हैं, जो भी लेवीज लगाते हैं उनमें रिबेट मतलब एक तरह से छूट होती है इस स्कीम में। तो ये किसके लिए होती है, मोस्टली अपैरल और जो गवर्नमेंट सेक्टर है ना उसमें दिया जाता है। तो इसको एक्सटेंड कर दिया है, इस स्कीम को 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है। और हमारा जो ये गारमेंट सेक्टर है या हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है ना, ये मतलब हमारा काफ़ी मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। बहुत सारे लोग इसी मतलब टेक्सटाइल वाले में बहुत एम्प्लॉयड हैं इंडिया में। और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा काफ़ी मतलब एक्सपोर्ट होता है इसका। वहाँ हमारा कंपटीशन है, जैसे बांग्लादेश से हमारा कंपटीशन है, या वियतनाम, फिलीपाइन से हमारा कंपटीशन रहता है, मतलब वो अच्छा मतलब सस्ते में बना रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश, और ये जो बांग्लादेश तो एज ए डेवलपिंग कंट्री है, तो WTO में उसको डेवलपिंग कंट्री का टैग मिला हुआ है। तो यूरोपियन जो मार्केट है वहाँ पे उनको मतलब टैरिफ वगैरह कम देना पड़ता है और इंडिया को टैरिफ ज़्यादा। तो हमारा प्रोडक्ट अगर हमने यहाँ पे महंगा बनाया और टैरिफ भी ज़्यादा लग गया तो वो हमारा कॉस्टली हो जाता है, फिर हमें मार्केट नहीं मिलती है। तो मतलब ये गवर्नमेंट सब्सिडी की तरह देती है, मतलब रिबेट देती है ना, प्रोमोट करने के एक्सपोर्ट के लिए। और एक्सपोर्ट तो हर किसी कंट्री के लिए हमें एक्सपोर्ट की मार्केट ही चाहिए होती है। तो हमारा वैसे ठीक है, इंडिया का अपैरेल सेक्टर अच्छा है, तो मतलब उसी को इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव रखने के लिए और एक्सपोर्ट की ग्रोथ के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो है ही। तो इन सब चीज़ों के लिए जो ये स्कीम है ना, शॉर्ट में रोस्टेल रिबेट ऑफ स्टेट सेंट्रल टैक्सीज लेवी स्कीम है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया। स्टेट भी मतलब इसमें रिबेट देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। ओके, थर्ड अपनी न्यूज़ है RBI बार्स मास्टर कार्ड टू ऐड न्यू यूज़र्स। तो जो ये मास्टर कार्ड कंपनी है, जैसे मास्टर कार्ड एशिया या मास्टर कार्ड पैसिफिक लिमिटेड जो कंपनी है, ये मतलब इसको बोला गया है कि जो नए ऐड नहीं करेगी, जो इंडिया के डोमेस्टिक कस्टमर हैं, अगर किसी को डेबिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड है, तो वो उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अभी आप नए को इशू नहीं कर सकते हो, है ना। पुराने वाले तो रहेंगे बट नए के लिए रेस्ट्रिक्ट लगाया है। वो भी क्यों, क्योंकि उन्होंने एक डेटा रूल्स निकाले थे, मतलब RBI ने रिलीज़ किए थे, उनको फॉलो नहीं किया, है ना। तो इस वजह से तो रूल्स क्या थे ये देखते हैं। रूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब इसी कंपनी को नहीं पहले भी कर चुका है, मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, मतलब उसको भी पहले भी हमने ऐसे ही उसको भी बार किया था, उसको भी बैन मतलब अलाउ नहीं किया था। तो रूल्स क्या है, रूल्स ये हैं कि जो भी इंडिया में अगर कोई भी बंदा इंडिया के लोगों का, मतलब कोई भी कंपनी सॉरी मतलब कोई भी कंपनी इंडिया के लोगों का अगर पेमेंट सिस्टम का जो भी डेटा होता है ना वो यहीं स्टोर करेगा, है ना। सिर्फ मतलब जो भी फिनेंशियल डेटा है ना, सेंसिटिव डेटा होता है फिनेंशियल डेटा, तो कंपनियां क्या करती हैं, हमारे डेटा को अगर बाहर ले जाएंगे तो बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इंडिया के कस्टमर्स की, जो उनका प्राइवेसी राइट्स है वो बाहर चला जाएगा। तो उसी प्राइवेसी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए कि जो फिनेंशियल सेंसिटिव डेटा है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और उसके लिए उसको विद इन इंडिया ही स्टोर किया जाए, ओनली इन इंडिया स्टोर किया जाए पेमेंट सिस्टम जो भी डेटा है। एंड इसके लिए उनको ये भी बोला था कि जो कंप्लाइंस रिपोर्ट है वो सबमिट करवानी है, ऑडिट रिपोर्ट है वो भी सबमिट करवानी है RBI के साथ। तो इन लोगों ने फॉलो नहीं किया तो उसको बस बैन कर दिया एक तरह से, मतलब अलाउ नहीं किया है। इतनी ही न्यूज़ थी इसमें। एंड ये हमने देख ही लिया WPI क्या है, CPI क्या है। तो आज की रिपोर्ट है अपनी UNISDR की रिपोर्ट है। UNISDR शॉर्ट में बोलते हैं, इसका फुल नाम है UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, है ना। तो UNISDR की रिपोर्ट है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। तो याद रखना ये रिपोर्ट थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो UNISDR रिलीज करता है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। ओके, एंड थैंक यू सो मच।